क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो इस चैप्टर में ये है, लास्ट चैप्टर्स में हमने देखा कि यदि शासक वर्ग की नीतियां व कार्यवाहियाँ अगर जनता हित में नहीं होती हैं, उनकी भावनाओं के ठेस पहुंचाती हैं, तो लोग उसका विरोध करते हैं। तो इस चैप्टर में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वो जो सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह था, वो किस तरीके से एक जन विद्रोह बन गया, उसमें सामान्य जन कैसे शामिल हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही खुर्दा संग्राम है, उड़ीसा में एक जगह है, वहाँ पे जो 1817 में जो हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। और 1857 के समकालीन ही 1851 से 1860 के मध्य चीन में जो ताइपिंग विद्रोह हुआ था, थोड़ा बहुत उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये बता रखा है नीतियाँ और लोग कि भाई देखिए, शासक वर्ग जो होता है और जो जनता होती है उसके बीच में असंतुष्टि तो हमेशा होती ही होती है, लेकिन कई बार शासक वर्ग की नीतियाँ इस हद तक सही नहीं होती हैं कि जो जनता है उसे विरोध करना पड़ता है। तो वो विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं ये यहाँ बता रखा है। तो यहाँ फर्स्ट टॉपिक है नवाबों की छिनती सत्ता। देखिए क्या हुआ कि 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनती जा रही थी। 18वीं सदी के मध्य से कैसे? क्योंकि देखिए 1757 में कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हो चुका था, और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में। तो इससे क्या हुआ, ये 18वीं सदी का मध्य हो गया, तो इससे लगभग कंपनी का मार्ग प्रशस्त हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में शासन करने का। तो ये जैसे जैसे कंपनी का प्रभुत्व बढ़ा ब्रिटिश साम्राज्य का, पहले कंपनी का, तो वैसे वैसे राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे दरबार में वो रेजिडेंट्स की तैनाती कर देते थे। रेजिडेंट्स होता तो कंपनी का प्रतिनिधि था, लेकिन वो वहाँ की राजनीति में सीधा दखल देता था। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता इससे घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग करते थे, और राजस्व वसूली का जो अधिकार है रेवेन्यू कलेक्शन का, वो कंपनी स्वयं अपने खुद के कंट्रोल में ले रही थी। और जो उनके शासन के इलाके हैं, कोई ना कोई बहाना करके वो अपने जो डायरेक्ट जो शासन करने का जो इलाका होता है उसमें वो ले लेती थी। विलय की नीति अपनाती, कभी कभी सर्वोच्चता की नीति अपनाती, हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ रखे हैं। तो इस कारण क्या हुआ कि जो बहुत सारे जो स्थानीय शासक हैं वो असंतुष्ट थे, स्थानीय शासक, और उनकी ताकत भी छिनती जा रही थी। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्ट विरोध का रास्ता चुना, उन्होंने पहले जो कंपनी है उससे बात करने की भी कोशिश करी। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वो उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद वो अपने दत्तक पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, तो इस बाबत उन्होंने कंपनी से बात करी। इसके अलावा जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, उन्होंने भी कंपनी से आग्रह करा कि जो उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो मुझे भी उनकी मृत्यु के बाद मुझे भी वही पेंशन मिले। लेकिन क्या था कि जो कंपनी थी वो अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर थी। उसे अपनी ताकत पे इतना घमंड था कि वो जो ये आग्रह आ रहे थे, वो उन्होंने जो निवेदन आ रहे थे, निवेदनों को वो ठुकरा दिया, इन पे कंपनी कोई ध्यान नहीं दे रही थी। तो जैसे 1801 में और वो अपनी जो विलय नीति है, वो आक्रामक नीति जो है उस पर वो चली रही थी कंपनी। तो जैसे 1801 में जैसे अवध रियासत के बारे में बता रखा है कि उस पर सहायक संधि थोप दी, और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। और अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। और इधर फिर जो कंपनी है वो जो मुग़ल जो शासन था, मुग़ल शासन कमज़ोर हो चुका था, लेकिन फिर भी एक प्रतीक के तौर पर तो था ही था। तो कंपनी अब उसको पूरा ही हटाना चाहती थी। तो इसलिए क्या करा कि जो सिक्के जो जारी करने वाले थे उस पर जो मुग़ल बादशाह का जो नाम अंकित होता था उसे कंपनी ने हटा दिया। और 1849 ईस्वी में जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, उसने ऐलान करा कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं ये लास्ट मुग़ल बादशाह हैं, इनके बाद में जो इनके पुत्र हैं या इनके जो भी वंशज होंगे वो मुग़ल बादशाह नहीं होंगे, वो उन्हें सिर्फ राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। और उनका जो निवास स्थान है लाल किला, वो बहादुर शाह जफ़र के पश्चात वो रहें, उनके बाद में ये उनका निवास स्थान नहीं रहेगा। लाल किले से इतर कहीं किसी दूसरी जगह पे उन्हें कहीं और बसा दिया जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में ये फैसला किया ही था कि भाई ये जो बहादुर शाह जफ़र हैं ये आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। तो इस तरीके से जो कंपनी है वो किसी अब शासकों को कोई भी मान्यता नहीं दे रही थी। उसकी आक्रामक नीतियाँ, राजस्व वसूलने की कठोर नीतियाँ,
उस पर वो जारी ही थी। तो इससे जो किसान और सिपाही हैं वो किस तरीके से प्रभावित हुए, क्यों उन्होंने विद्रोह का रास्ता चुना, इसमें बता रखा है। तो देखिए जो किसान था ना, थे और जो जमींदार भी थे, वो भारी भरकम लगान व कर वसूली से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जो महाजन से जो वो कर्जा लेते लगान चुकाने के लिए, वो उन महाजनों को कर्जा चुका नहीं पाते थे और वे कर्ज के जाल में फंसते जा रहे थे। तो इस कारण क्या होता है कि जो पीढ़ियों पुरानी जो पुश्तैनी ज़मीन है वो उनसे हथिया ली जा रही थी। भाई महाजन को कर्जा नहीं चुका पाते तो वो महाजन के उनसे ज़मीन ले लेता, या फिर वो कंपनी को अगर अपनी ज़मीन नहीं मतलब लगान नहीं दे पाते तो वो ज़मीन उनकी जा रही थी, चाहे कंपनी लो चाहे महाजन लो। इधर जो सिपाही थे वो कंपनी के तहत जो काम कर रहे थे, जो भारतीय सिपाही, उनके असंतोष के अपने कारण थे। उनके जो वेतन भत्ते थे, जो सेवा शर्तें थी वो अत्यंत कठोर थी। वेतन भत्ते बहुत ही कम थे यूरोपियन सिपाहियों की कंपैरिजन में। सेम पोस्ट पर जो भारतीय सिपाही और यूरोपीय सिपाही है, बहुत फैसिलिटीज़ बहुत कम थी और जो तनख्वाह थी वो भी बहुत कम थी यूरोपीय सिपाहियों की अपेक्षा। और जो कई नियम थे उस वक्त सेना में, वो उनकी धार्मिक भावनाओं व आस्थाओं के खिलाफ भी थे। जैसे उस समय कई लोगों की मान्यता थी कि समुद्र यात्रा करने से उनका धर्म व जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब 1824 में जब सिपाहियों को कंपनी की तरफ से समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश प्राप्त हुआ तो उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो समुद्र पार यात्रा करना नहीं चाहते थे। हालांकि उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने से कोई आपत्ति नहीं थी। तो इस कारण क्या हुआ कि कंपनी ने सिपाहियों को जो न सख्त सज़ा दी। इस वजह से 1856 ईस्वी में कंपनी की तरफ से एक नया कानून बनाया गया कि भाई, और उसमें स्पष्ट किया गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसे आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा जो सिपाही थे वो देखिए ज़्यादा सिपाही वही थे कि किसान परिवारों से आते थे वो, और जो ज़्यादातर सिपाही थे वो किसान परिवारों से ही थे। तो जो किसानों की जो दुर्दशा थी वो उससे वो मतलब फैमिलियर थे वो, और वो भारी भरकम लगाम ज़मीनी वो उनकी समस्याओं से वो मतलब वाकिफ़ थे कि सिपाही भी। तो जो किसानों का जो असंतोष का कारण था, सिपाही कहीं ना कहीं समझ पा रहे थे। सिपाहियों के जो असंतोष के कारण थे वो किसान समझ पा रहे थे। इस कारण किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। ये एक कारण रहा। फिर दूसरा कारण यहाँ बता रखा है कि सुधारों पर प्रतिक्रिया। क्या हुआ था कि जो अंग्रेज़ों के अनुसार अंग्रेज़ों को लगता था कि यूरोपीय समाज ही जो है सभ्य समाज है और जो भारतीय समाज है वो असभ्य है, तो उसे सुधारना ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ उपाय अपनाए। देखिए कुछ तो आज को देखते हुए सही थे लेकिन कुछ उनके गलत थे। जैसे सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया। विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कानून बनाया। जो देखिए ये कानून तो सही है लेकिन उस वक्त समाज की मान्यताओं को देखते हुए ये उस भारतीय समाज को ये बहुत गलत लगता था। और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को वो जमकर प्रोत्साहित करते थे। अंग्रेज ईसाई धर्म को वो प्रोत्साहन देने लगे। और जैसे कि 1830 के बाद में कंपनी द्वारा ईसाई मिशनरियों को कार्य करने की खुली छूट दे दी और ज़मीन में संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। फिर 1850 ईस्वी में एक नए कानून बनाया। तो इस कानून की बदौलत क्या हुआ कि ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया। और इस कानून में स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुश्तैनी संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसे ही रहेगा। तो इससे क्या हो गया, जो भारतीय थे वो इनसिक्योर हो गए। उन्हें लगा कि जो अंग्रेज हैं उनका जो धर्म है, सामाजिक रीति रिवाज है, उनकी जो परंपरागत जीवन शैली है उसको वो नष्ट कर रहे हैं, अपने कानून हम पर थोप रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनका एक असंतोष का कारण बन रहा था। ये सब कारण थे। तो ये जनता की नज़र में बता रहे हैं कि उस ज़माने में जो लोग हैं वो अंग्रेज़ी शासन के बारे में क्या सोचते थे, ये बता रखा है। तो यहाँ देखिए 84 नियमों की सूची। इसमें ये एक महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण हैं विष्णु भट्ट गोडसे, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है माझा प्रवास। तो उसमें वो बताया कि जब वो कोई तीर्थ यात्रा कर रहे थे, मथुरा में आयोजित यज्ञ के भाग के लिए निकले थे, तो उनकी जो अफवाहें फैल रही थी सैनिक विद्रोह की, वो किस तरीके से वो मिल रही थी, किस तरीके से लोग अफवाहों को फैला रहे थे कि भाई है ना अंग्रेज़ों ने इस तरह के नियम बनाए हैं कि जो राजा लोग हैं वो उनसे काफ़ी असंतुष्ट हैं। यही सब इसमें इन्होंने अपने जो इन्होंने संस्करण लिखा है इसमें इन्होंने बताया है। फिर दूसरी तरफ ये एक सूबेदार सीताराम पांडे हैं। ये 1812 में इन्हें बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पे भर्ती हुए थे। 48 साल तक इन्होंने नौकरी करी और 1860 में ये रिटायर हुए। तो इन्होंने अपनी जो एक
अब अपने जो इनके ऑफिसर थे नॉरगेट, उन्होंने इन्हें मोटिवेट करा, तो इन्होंने अपना लिखा है 1857 का इन्होंने उस टाइम पर कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इनके जो बेटे थे सीताराम के, इन्होंने भी जो ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें आंदोलनकारियों का साथ दिया था। तो इन सीताराम पांडे जो थे, इनके सामने ही इनके बेटे को भी मार दिया गया। और इन्होंने जो अपना, देखिए ये उस वक्त अंग्रेज़ी सरकार थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी सरकार थी, तो इन्होंने तो यही कहा है कि भाई ये अफवाह फैली थी, ये वही कि वो कारतूसों पर जो मतलब गाय और सूअर की चर्बी की जो अफवाह है, या फिर जो उनका धर्म जो नष्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है, अगर आप कहीं ये पढ़ें, इन्होंने जो भी लिखा है अपना संस्मरण कि भाई अंग्रेज़ी सरकार ऐसा कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन जो विद्रोही हैं वो अफवाह फैला रहे थे। तो हम समझ सकते हैं कि भाई वो उस वक्त नौकरी में थे, वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाके लिख नहीं सकते थे, उनके बेटे को भी मार दिया गया था, तो वो अपने लिए आगे कोई समस्या चाहते नहीं थे। इस तरीके से इसमें बताया गया है। फिर आप देखिए सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बना, ये है। तो देखिए कि ऐसा है कि यद्यपि शासक और जो प्रजा है उसके बीच में जो संघर्ष होता है ना, वो कोई अचंभा नहीं है, कोई नई बात नहीं है, संघर्ष होता ही रहता है। लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतना बड़ा हो जाता है कि जो सत्ता का अस्तित्व है वो भी हिल जाता है, सत्ता के अस्तित्व के लिए वो एक समस्या बन जाता है। तो इसी तरह जब भारत के जो उत्तरी भाग हैं उसमें जो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह फैला, वो कंपनी के शासन के 100 साल बाद, देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके एग्जैक्ट 100 साल बाद 1857 में ये एक ऐसा विद्रोह था जिससे कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में आ गया था। कुछ लोगों के अनुसार 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ जो भी आंदोलन हुआ था, उसमें ये जो भारतीय आंदोलन था 1857 का, ये पूरी दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। फिर इसमें बता रखा है कि मेरठ से दिल्ली तक का बारे में बता रखा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखिए कारण क्या होते हैं, अचानक से कोई भी कारण नहीं होता है। कारण तो धीरे धीरे बन ही रहा था, क्योंकि उनकी कर नीति सही नहीं थी, राजस्व वसूली के वो बहुत जो नियम थे और जिस तरीके की वो कर रहे थे, लगान में जो अप्रत्याशित वृद्धि कर रहे थे वो बार बार, तो असंतोष तो धीरे धीरे बन रहा था। लेकिन कोई एक घटना ऐसी घटित होती है कि वो फूट पड़ता है वो गुस्सा, और फिर वो विद्रोह अचानक से हो जाता है। यानी अचानक से कोई घटना नहीं होती है, घटनाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो एक गैसलाइट होती है एक घटना। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ कि जो युवा सिपाही थे, अब देखिए टाइमलाइन आ रही है कि 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही थे, वो मंगल पांडे, उन्हें बैरकपुर में फांसी पे लटका दिया गया। कारण ये बताया गया कि उन्होंने अपने अफसरों पर हमला करा है। फिर ये 9 मई 1857 को जो कुछ सिपाही थे उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ने की अफवाह के कारण कुछ सिपाही जो थे उन्होंने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। तो इस कारण क्या हुआ कि जो 85 सिपाही थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और 10-10 साल की कठोर सज़ा उन्हें सुनाई गई। ये 9 मई 1857 की बात है। फिर 10 मई को क्या हुआ कि मेरठ में तैनात जो अन्य भारतीय सिपाही थे उन्होंने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया और वहाँ जो बंद सिपाही थे उन्हें आज़ाद करवा लिया। भाई जिन्होंने ये कारतूसों से अभ्यास के लिए मना कर दिया था उन्हें आज़ाद करवा लिया। मेरठ में जो सैनिक थे अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया, बंदूकों जो हथियार थे वो कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की जो इमारतें थी वे संपत्ति थी उन्हें आग के हवाले कर दिया। फिरंगियों के खिलाफ एक तरीके से युद्ध का ऐलान कर दिया। यहाँ जो फिरंगी हैं वो विदेशी जो है उसके लिए है, मतलब अंग्रेज सिपाहियों के लिए है और मतलब अपमानित करने के भाव से है ये। और जो सिपाही है वो पूरे देश में जो अंग्रेजी शासन है उसे ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, यहाँ जब ये सिपाहियों ने जब कर दिया आंदोलन तो इनके सामने एक प्रश्न आया कि भाई ठीक है हम अंग्रेज़ों का शासन तो हटाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ों के शासन के बाद में कौन करेगा शासन। तो देखिए मुग़ल बादशाह जो थे वो बहादुर शाह जफ़र अभी भी थे, तो वो उन्हें देश का शासन सौंपना चाहते थे। तो क्या हुआ कि जो मेरठ से जो कुछ सिपाही हैं वो घोड़ों पर सवार होकर सवेरे दिल्ली पहुंच गए और उनके अब जब वो आ गए तो जो दिल्ली में जो तैनात जो सिपाही थे, सिपाहियों की टुकड़ी थी, उसने भी बगावत कर दी और उन्होंने भी वही करा, मेरठ के सिपाहियों की तरह हथियारों पर कब्जा कर लिया, अंग्रेज अफसरों को मार गिराया, इमारतों को आग लगा दी। और जो विजयी सिपाही जो थे उन्होंने, मेरठ के सिपाही आ गए और दिल्ली के सिपाहियों ने भी बगावत कर दी। तो क्या हुआ, इन्होंने लाल किले को घेर लिया और बहादुर शाह जफ़र को जबरन अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफ़र बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने नेता घोषित कर दिया। और देखिए अंग्रेजी हुकूमत की ताकत को देखते हुए यद्यपि बहादुर शाह जफ़र जो थे वो अंग्रेज़ों का सामना करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत
ताकत बहुत थी सामने, लेकिन जब सिपाहियों का दबाव हो गया तो बहादुर शाह जफर ने उन्हें अपना नेता, मतलब उन्हें नेता बनने को तैयार हो गए और देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखनी पड़ी उनके सिपाहियों के दबाव में, और कि भाई अंग्रेजों से लड़ने हेतु भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया जाए। तो और इस तरह का उन्होंने उस चिट्ठी में एक आह्वान करा। तो ये जो बहादुर शाह जफर ने जो एक कदम उठाया, इससे कई गहरे परिणाम आए। देखिए गहरे परिणाम क्या आए कि अंग्रेज़ों ने पहले देश के एक बड़े से, अंग्रेज़ों से पहले जो देश का एक बड़ा हिस्सा था, देखिए उस पर मुग़ल साम्राज्य ही शासन करता था। तो ज़्यादातर जो छोटे शासक थे और जो रजवाड़े थे वो मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। तो क्या ब्रिटिश शासन के विस्तार से इनकी जो स्वतंत्रता छीन रही थी, उस तरीके का रेवेन्यू कलेक्शन पे भी ब्रिटिश जो शासन था उसका कंट्रोल हो रहा था। तो ये उस तरीके से कर नहीं पा रहे थे। तो इन्हें ऐसे लगा कि अगर मुग़ल बादशाह अपना शासन पुनः स्थापित कर ले तो वे मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का जो शासन है वो स्वतंत्र रूप से चलाने लगेंगे, स्वतंत्र रूप से बेफिक्री से शासन करने लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि जो ये कारतूसों के मुद्दे पे जो ये उथल पुथल जो स्टार्ट हुई है, ये कुछ समय बाद स्वतः ही शांत हो जाएगी। लेकिन जब मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर ने इस बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो इससे स्थिति रातों रात बदल गई। तो क्या होता है कि देखिए अक्सर क्या होता है, यहाँ बता रखा है कि जब अपने संघर्ष के रास्ते में जब लोगों को आगे कोई रास्ता दिखाई देता, कोई उम्मीद की किरण अगर उन्हें पता चल जाती है, कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है, तो उनका जो उत्साह है और वो साहस है बढ़ जाता है, उन्हें हिम्मत और आत्मविश्वास उनमें अपने आप आ जाता है। अब यहाँ बता रखा है कि बगावत कैसे फैलने लगी। तो देखिए दिल्ली देखिए, जब मेरठ के सिपाही आ गए और दिल्ली के जो सैनिक हैं उन्होंने भी बगावत कर दी, तो दिल्ली पे अब कंट्रोल विद्रोहियों का हो गया, सिपाहियों का हो गया। तो अब दिल्ली में जब अंग्रेज़ों की हार हुई तो उसके पश्चात एक सप्ताह तक कहीं भी विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि देखिए खबर को फैलने में कुछ समय लगना था। लेकिन इसके पश्चात जो विद्रोह का जो सिलसिला है अनेक जगह पे वो अपने आप स्टार्ट होने लग गया। तो एक के बाद एक जो हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। और देखिए दिल्ली, कानपुर और लखनऊ ये मेन केंद्र हैं। यहाँ पर दूसरी टुकड़ियों का जो साथ दे रहे थे सिपाही जो विद्रोह कर रहे थे, और उनके देखा देखी जो कस्बे और गांव के लोग हैं जो पहले से प्रताड़ित हैं, उन्हें भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और वो भी इन सिपाहियों का साथ देने लग गए। स्थानीय जो नेता थे, जमींदार थे, मुखियाएँ थे, वो इन जो आम जन है इनका नेतृत्व कर रहे थे। तो इसमें जो मुख्य व्यक्तित्व बताए गए हैं कि देखिए कौन कौन हैं। तो सबसे पहले जो स्वर्गीय पेशवा थे बाजीराव, इनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, इन्हें पुणे में इनका केंद्र था, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इन्हें कानपुर भेज दिया था तो कानपुर के निकट इन्होंने सेना इकट्ठी करी और ब्रिटिश सैनिक जो थे उन्हें शहर से खदेड़ दिया। वहीं पर जो लखनऊ की गद्दी से जो बेदखल कर दिया था नवाब वाजिद अली शाह, उनके बेटे बिरजिस कद्र थे, तो उन्हें सिपाहियों ने अपना नया नवाब घोषित कर दिया। और जो नए नवाब थे बिरजिस कद्र, उन्होंने भी अपना मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया और उनके अड्डर में उन्होंने शासन करने के लिए वो तैयार हो गए। इसी तरीके से जो लखनऊ के जो घोषित जो नए नवाब थे बिरजिस कद्र, उनकी जो माँ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा लिया। वहीं झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने विद्रोह में हिस्सा लिया। नाना साहिब के जो सेनापति थे तात्या टोपे, एक बहुत मेन पर्सनैलिटी है 1857 की विद्रोह की, उन्होंने इस विद्रोह में नेतृत्व किया। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी, इन्होंने 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ नेतृत्व किया। इन्होंने नेतृत्व इसलिए किया था क्योंकि इनका भी ब्रिटिश शासन जो था, उन्होंने इनके जो राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर कंट्रोल कर लिया था, तो वो उससे मुक्ति पाना चाहती थी। तो उन्होंने भी इन विद्रोहियों का साथ दिया और 4000 सैनिकों के साथ नेतृत्व करा। तो ये अनेक मोर्चों पर जो विद्रोही जो टुकड़ी थी, ये अंग्रेज़ों की संख्या कम थी, तो अनेक मोर्चों पर अंग्रेज़ों की हार हो रही थी। और इससे लोगों को एक विश्वास मिल गया, एक उम्मीद की किरण उन्हें ये दिखी कि अंग्रेज़ों का शासन है उसे ख़त्म किया जा सकता है, और इससे उन्हें विद्रोह में शामिल होने का आत्मविश्वास मिला। तो देखिए अवध का जो क्षेत्र था वहाँ चौतरफा बगावत की स्थिति थी, और अंग्रेज़ों का जो डर था वो हम इस बात से पता कर सकते हैं कि 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल थे टाइटलर, उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजा और उस टेलीग्राम में उन्होंने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया है। जो शासक वर्ग था उसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण नेता थे
ये जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, रानी अवंतीबाई लोधी हैं, तात्या टोपे हैं, ये तो कहीं ना कहीं एक शासक वर्ग रहा है, लेकिन इनके अलावा कई जो सामान्य जनमानस में से भी महत्वपूर्ण नेता उभर कर आए 1857 के विद्रोह में। जैसे फैजाबाद के मौलवी थे अहमदुल्ला शाह, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ वो अब अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए लखनऊ पहुँचे। बहुत उन्होंने बड़ा संख्या बल उन्होंने एकत्रित कर लिया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। और दिल्ली में बहुत सारे जो गाजी थे वो एकत्रित हुए। गाजी एक तरह के धर्म योद्धा होते हैं। बरेली के सिपाही थे बख्त खान, उन्होंने भी लड़ाकों के साथ दिल्ली की ओर कूच करा। बिहार के एक पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी विद्रोह में साथ दिया। तो इस तरह के तमाम इलाकों के नेता थे, लड़ाके थे, इस युद्ध में वो हिस्सा ले रहे थे। ये इनके बारे में बता रखा है। फिर है कि कंपनी का पलटवार, कि अब कंपनी ने किस तरीके से इनका सामना करा, किस तरीके से उसने अपनी जीत सुनिश्चित करी। देखिए क्या हुआ कि कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। तो किस तरीके से करा उसने, देखिए इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को सजा देने के लिए जल्द से जल्द नए कानून बनाए, और जो विद्रोह के जो मुख्य केंद्र थे उस पर उन्होंने कंट्रोल करा कंपनी ने अपना। और अब ये धीरे धीरे जब विद्रोही ताकत थी इनकी हार हुई, तो इससे क्या हुआ, लोगों का मनोबल टूटा। तो इससे क्या हुआ कि और जो अंग्रेज़ थे वो भी अब लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे कि भाई कैसे तो हम विद्रोहियों को हराएं। और अंग्रेज़ों को ये बात समझ में आ गई थी कि भाई हमें जनता का विश्वास जीतना है, अगर जनता हमारे साथ हो गई तब हम इस विद्रोह को अच्छे से दबा सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि जो अंग्रेज़ों के जो वफ़ादार जो भूस्वामी रहे थे इस टाइमलाइन में, इसमें उन्होंने उन्हें ये आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत जो अधिकार हैं वो लागू रहेंगे। और जिन लोगों द्वारा विद्रोह किया गया है उनसे अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई आप समर्पण कर दीजिए, और अगर आपने अंग्रेज़ों को नहीं मारा है तो आप सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पे आपकी जो अधिकार हैं दावेदारी बनी रहेगी। लेकिन देखिए ऐसा था नहीं। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही थे, विद्रोही थे, नवाब थे, राजाओं थे, उन पे मुकदमे चलाए गए। देखिए सितंबर जो 1857 था उसमें जैसे बताया कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से ये विद्रोह पर उसने कंट्रोल करा। तो देखिए सितंबर 1857 में जब उसने सैनिक मंगवा लिए, हथियार वापस मंगवा लिए, तो दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने कंट्रोल कर लिया था। कि जो मई में जो स्टार्ट हुआ था, सितंबर आते आते दिल्ली पे अंग्रेज़ों का कंट्रोल हो गया। और जो अंतिम जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी। उनके जो बेटे थे उन्हें उन्हीं के सामने मार दिया गया। और बहादुर शाह जफ़र और उनकी जो पत्नी थी जीनत महल, उन्हें अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया। और वहीं जेल में नवंबर 1862 में, मतलब लगभग 5 साल बाद, बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई जेल में ही, रंगून में। और हालांकि हमें ये समझना होगा कि दिल्ली पर तो अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विद्रोह पूर्णतः ख़त्म हो चुका था। कई जगह मतलब दूसरे इलाकों में लोग अंग्रेज़ों से टक्कर ले रहे थे, और अंग्रेज़ों को ये जो बगावत है ये अगले 2 सालों तक झेलनी पड़ी। देखिए अब ये दिल्ली पर ये है। अब देखो लखनऊ में जो क्या हुआ कि मार्च 1858 में लखनऊ पर भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। 1857 में शुरू हुआ था, तो 1858 आते आते लगभग 7-8 महीनों का जो भी है उसमें अंग्रेज़ों पर नियंत्रण हो गया। और जून 1858 में जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी हार हुई और अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वे शहीद हो गई। और इसी तरीके से अवंतीबाई लोधी हैं, वो भी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। हुआ क्या था कि खेड़ी की तो विजय उन्होंने प्राप्त कर ली थी रानी अवंतीबाई लोधी ने, लेकिन इसके बाद वो अंग्रेज़ी फ़ौज से घिर गई और शहीद हो गए। और लेकिन जो तात्या टोपे थे वो मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापेमार युद्ध करते रहे थे। इस तरीके से वो अपने संघर्ष को जारी रखे हुए थे। तो जिस तरीके से क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो पहले सफलताएं मिल रही थी विद्रोहियों को, उससे जनता को जो उत्साह मिल रहा था, उसी तरीके से जब इन विद्रोही ताकतों की हार हुई तो इससे लोगों का विश्वास टूटने लगा। और फिर धीरे धीरे काफ़ी सारे लोगों ने इन विद्रोहियों का साथ भी छोड़ दिया। ये इसमें यहाँ बताया गया है। और यही बताया कि भूस्वामियों के लिए उन्होंने विश्वास में लेने के लिए क्या नीति अपनाई, तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। फिर विद्रोह के बाद के सालों में क्या हुआ, तो देखिए अंग्रेज़ों को ये तो समझ में आ गया था कि अब जो हमारी जो नीति है इस हिसाब से तो हम यहाँ शासन चला नहीं सकते, हमें जनता को अपने पक्ष में करना होगा। तो देखिए 1857 में जो शुरू हुआ था आंदोलन, 1859 में आते आते देश पे उन्होंने लगभग पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया था कंपनी ने। लेकिन
वे पहले वाली नीतियों के सहारे देश पर शासन चला नहीं सकते थे, तो इन्होंने अपनी नीतियों में कुछ अहम बदलाव करे जो इस प्रकार है। देखिए पहला जो कारण है, पहला जो बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, ये क्या था कि अब भारतीय शासन की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी में ना होकर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गई। क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित करा जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य है, उसे भारत मंत्री के रूप में नियुक्त करा। तो जो भारत मंत्री के रूप में जो नियुक्त सदस्य है, उसे भारत की शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा दिया गया और उसे सलाह देने हेतु एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। और जो भारत का जो गवर्नर जनरल था अब तक, उसे वायसराय कहा जाने लगा, उसे वायसराय का ओहदा दिया गया और इस तरीके से वो इंग्लैंड के राजा रानी का प्रतिनिधि घोषित हुआ। यानी फर्स्ट अहम बदलाव तो ये हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, अब सीधा ब्रिटिश जो साम्राज्य है, उस ब्रिटिश रानी है, उसके अधीन अब भारत का जो शासन है वो आ चुका था। दूसरा क्या हुआ कि देश के सभी जो शासक थे उन्हें विश्वास दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशज या फिर दत्तक पुत्र, भाई खुद का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो अपने गोद लिए हुए जो उत्तराधिकारी हैं उनको भी वो अपनी रियासत सौंप सकते हैं। और हालांकि उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय शासक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपना शासन चला सकते हैं। तीसरा क्या हुआ, देखिए ये सैनिक विद्रोह था, एक तरीके से सिपाहियों द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो अब कंपनी ने जो अंग्रेजी जो सरकार थी उसने क्या करा कि भारतीय सिपाहियों का तो अनुपात सेना में उन्होंने कम करा और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या उन्होंने बढ़ाई। और अब ये चूँकि जो मेन जो इलाके थे जहाँ पे विद्रोह हुआ, जैसे अवध है, बिहार है, मध्य भारत और दक्षिण भारत है, वहाँ से उन्होंने सिपाहियों की संख्या कि भाई यहाँ से तो भर्ती उन्होंने कम करे और अब वो गोरखा, सिख व पठान इन लोगों को ज़्यादा अपने सेना में भर्ती करने लगी। मुसलमान जो थे उनकी ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पे जब्त कर ली गई। उनके प्रति जो सरकार थी वो संदेह व शत्रुता का भाव रखती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि इस विद्रोह के पीछे इन्हें ना मुसलमानों का ही हाथ था। फिर पांचवा कारण है कि जो भारत के जो लोगों का जो धर्म है, जो सामाजिक रीति रिवाज है, वो जो भी मानते हैं उसको अब अंग्रेज उनका थोड़ा बहुत सम्मान करने लगे। भूस्वामियों और जमींदारियों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। इस तरीके से क्या हुआ कि 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ये अहम बदलाव आए 1857 में, जो सैनिक विद्रोह था, जो बाद में जन विद्रोह भी बन गया, उसके बाद में। ये मैप दे रखा है, यहाँ पे विद्रोह के मुख्य केंद्र बता रखे हैं। देखिए जैसे झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, फैज़ाबाद है, बरेली है, दिल्ली है, मेरठ है, ये तो मेन थे। और जो अन्य जो ये ब्लैक डॉट्स हैं ये अन्य कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर 1857 के विद्रोह की घटनाएं घटी थी। जैसे सियालकोट है, लाहौर है, जालंधर है, फिलौर, फिरोजपुर, नसीराबाद, नीमच, महू, जबलपुर, सागर, इस तरीके से मेनली उत्तरी भारत में ये हुआ था। फिर यहाँ पे एक खुर्दा संग्राम के बारे में बता रखा है, एक केस स्टडी बता रखी है कि 1857 में जैसे औपनिवेशिक जो शासन था उसके विरुद्ध जैसे आंदोलन था, तो ऐसा नहीं कि ये 1857 में ही विद्रोह हुआ था। इससे पहले उड़ीसा में भी एक ऐसा विद्रोह हो चुका था, उसके बारे में यहाँ बताया रखा है कि किस प्रकार अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी के प्रारंभ से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। तो देखिए इसका जो उदाहरण है 1817 में खुर्दा नामक स्थान पे घटित घटना से लगता है कि लोगों में जब असंतोष उत्पन्न हुआ तो उन्होंने किस तरीके से जो वर्तमान उस वक्त तत्कालीन जो शासन था उसका विरोध किया। तो सबसे पहले देखिए जो खुर्दा जो जगह है वो उड़ीसा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य है और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इसमें 105 गढ़ थे जिसमें 7 बड़े गांव थे और 1109 छोटे गांव थे। इस तरीके से ये पूरा एक राज्य था, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र ये हुआ करता था। तो खुर्दा के शासक थे राजा वीर किशोर देव। तो क्या हुआ कि जो मराठा हम देखते हैं, मराठा जब एक दूसरे के जो अपने जो निकटवर्ती जो राज्य थे वो उन पे कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें अपने उसमें मिला रहे थे मराठा। तो मराठों के दबाव के कारण क्या हुआ, जो राजा वीर किशोर देव थे खुर्दा के, इन्हें स्वयं अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन्हें मराठाओं को सौंपना पड़ा, जो उनका स्वयं का जो राज्य का था। तो इससे क्या हुआ, जो उनके पुत्र और उत्तराधिकारी थे मुकुंद देव द्वितीय, वो इस स्थिति से परेशान थे। अब देखिए मराठाओं के अधिकार क्षेत्र में खुर्दा राज्य था और
अंग्रेज़ थे वो हमने पढ़ा है लास्ट पिछले चैप्टर्स में कि अंग्रेज़ अब मराठाओं पे काबू पा चुके थे, तो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में संघर्ष जारी था। तो इससे जो ये मुकुंददेव द्वितीय थे, इन्हें ऐसे लगा कि इनके संघर्ष में अगर मैं अंग्रेज़ों का साथ दूं तो हो सकता है मुझे मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरा जो राज्य है वो मुझे मिल जाए। तो इन्होंने क्या करा, अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजी की ओर रुख करा। तो इससे 1803 में जो ओडिशा है उसे अंग्रेज़ों ने, इनकी सहायता से ओडिशा को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया अंग्रेज़ों ने। लेकिन मुकुंददेव द्वितीय जो चाहते थे उस बाबत अंग्रेज़ों ने कोई कार्यवाही नहीं करी। अतः अब जो मुकुंददेव द्वितीय है जो थे, उन्होंने ओडिशा के जो दूसरे सामंत राजा थे उनके साथ मिलकर और अब मराठाओं के गुप्त समर्थन से, यानी पहले मराठाओं के अगेंस्ट होकर उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और जब अंग्रेज़ों ने उनके लिए कोई कार्यवाही नहीं करी तब मराठा भी गुप्त समर्थन था कि भाई अंग्रेज़ों के आप कुछ भी करिए, हम आपके साथ हैं। तो उससे उन्होंने अपने अधिकारों को जबरन लागू करने का प्रयास करा। तो इस वजह से, लेकिन क्या हुआ, जो कंपनी है उसने कार्यवाही करी, तो जो मुकुंददेव द्वितीय थे उन्हें अपने पद से विस्थापित होने पड़ा और अंग्रेज़ों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया। यानी पहले वो जो उनके नाम पे अपना कर रहे थे शासन, अब वो डायरेक्ट कंट्रोल में कंपनी ने उस खुर्दा राज्य को ले लिया और सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान उनको देने लगे और जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दे दिया और उनका जो निवास है वो पुरी में स्थापित कर दिया। अब जो नियमित अनुदान है उनका जो पहले का जो भू राजस्व आता था उसका केवल 10वां हिस्सा उन्हें दिया जाता था। तो जो ये एक अनैतिक व्यवस्था उन्होंने कंपनी ने वहाँ खुर्दा राज्य में लागू कर दी। तो इससे एक ऐसा दमनकारी विदेशी शासन शुरू हुआ जिसका परिणाम 1857 में एक सशस्त्र संग्राम के रूप में हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आता है पाइक। पाइक क्या होता है कि उड़ीसा की एक पारंपरिक भूमिगत रक्षक सेना थी। ये योद्धाओं के रूप में वहाँ के लोगों की सेवा भी करते थे। पाइक जाति भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता का प्रतीक मानती थी। पाइक मतलब एक तरीके के सैनिक होते थे जो लोगों की रक्षा करते थे, और इन्हें क्या करते थे, वहाँ के जो राजा लोग होते थे वो लगान मुक्त भूमि देते थे उन्हें। तो उनका काम एक रक्षा करने का होता था, क्षत्रिय वर्ग आप मान सकते हैं। तो अब विद्रोह क्यों हुआ, विद्रोह के कारण बता रखे हैं यहाँ पे कि अंग्रेज़ों ने क्या करा, जब खुर्दा को अपने कंट्रोल में ले लिया तो इन्होंने पाइकों को जो वंशानुगत लगान मुक्त भूमि मिलती थी उसे हड़प ली और उन्हें उनकी भूमि से विमुख कर दिया, उन्हें अपनी ज़मीन से हटा दिया। इसके बाद कंपनी की सरकार और उसके कर्मचारियों द्वारा उनसे जबरन वसूली और उसका उत्पीड़न किया जाने लगा। नई सरकार द्वारा लगाए गए करों के कारण नमक की कीमतों में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई। नमक की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि इसलिए हुई कि कंपनी ने अपनी एकाधिकार नीति लागू कर दी कि बस कंपनी को ही बनाने का अधिकार है। इस तरीके से जो उड़ीसा में जो परंपरागत जो नमक बनाते थे वो नहीं बना सकते थे। तो अब जो आम लोगों को नमक मिलना ही मुश्किल हो गया और नमक की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। इसके अलावा कंपनी ने कोड़ी मुद्रा व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया जो कि उड़ीसा में कंपनी के विजय से पहले अस्तित्व में थी। और अब कंपनी चांदी के सिक्कों के में कर चुकाना आवश्यक कंपनी ने कर दिया। तो ये भी एक लोगों के बीच में असंतोष का कारण बना। राजस्व की मांगों में लगातार वृद्धि की जा रही थी और प्राकृतिक आपदा आ जाती। ओडिशा देखिए तटवर्ती इलाका है, वहाँ पे प्राकृतिक आपदा आती रहती है, तो उसके सामने भी कोई लगान में कोई कमी नहीं करते थे, कोई उदारता नहीं दिखाते थे। जो बकायेदार जो अपना लगान नहीं चुका पाते थे उनकी जो ज़मीन है उसे षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारी जो थे वो या जो बंगाल है उनके सट्टेबाजों को बेच दिया जाते थे। यानी जो भी व्यवस्था थी वो बहुत करप्ट थी। उनकी ज़मीनों को बंगाल में बेचा जा रहा था, उड़ीसा की ज़मीन को। तो इस सबसे क्या हुआ, जो खुर्दा के जो विस्थापित राजा थे उनके वंशानुगत जो सेना नायक थे जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें बक्सी जगबंधु के नाम से भी जाता है, ये बेदखल जमींदारों में से एक थे, मतलब जिन्हें अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था। तो उनके सामने रोजी रोटी का भी अब समस्या खड़ी हो गई थी। तो ये क्या हुआ, ये एक जो लोगों के जो असंतोष का जो कारण था, लोगों की समस्याओं का था, उन्होंने उनकी एक आवाज़ बने ये और उनका नेतृत्व करने का इन्होंने फैसला करा। तो 29 मार्च 1817 को क्या करा इन्होंने, जो पाइकों को एकीकृत करा। पाइक यानी जो समुदाय, एक सैनिक वर्ग है वहाँ का वंशानुगत जो सैनिक वर्ग है, जो बक्सी जगबंधु थे, विद्याधर जगबंधु, इन्होंने एकीकृत करा पाइकों को 29 मार्च 1817 को। और इन्होंने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और इसके साथ ही इस खुदरा संग्राम की शुरुआत हो गई। तो इसमें 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, सरकारी खजाने की एक बड़ी रकम ये लूट कर ले गए। तो इन सब से उत्साहित होकर देखिए क्या होता है, कोई एक अगर आगे बढ़ जाता है तो लोगों को विश्वास मिल जाता है, तो वो बाकी लोग भी साथ होते हैं। तो इससे क्या हुआ, जमींदार और रैयत भी पाइकों से मिल गए, यानी जमींदार और रैयत यानी किसान इन जमींदारों के साथ मिल गए और एक कर मत दो का अभियान यहाँ पे
प्रारंभ करा गया। जो कंपनी को कर देता उसको ये उसके अगेंस्ट होते, उसका मतलब विरोध करते कि नहीं आप हमारे साथ रहिए। और 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं का नेतृत्व कर पुरी को कब्जे में ले लिया। पुरी को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और जो मुकुंददेव द्वितीय थे उन्हें राजा घोषित कर दिया। और जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी थे उनका भी पाइकों का समर्थन था, मतलब जो पुजारी थे वो भी इन पाइकों को अपना समर्थन दे रहे थे। तो अब स्थिति कंट्रोल से बाहर निकल गई थी, तो कंपनी ने इस स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो जो मुकुंददेव द्वितीय थे, जो घोषित राजा थे, उनको उन्होंने कंपनी ने पकड़ लिया और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास में डाल दिया। लेकिन हालांकि जो बक्सी जगबंधु उन्होंने अपना विरोध जारी रखा और अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमर वर राय के साथ मिलकर कटक और जो खुदरा के बीच में यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास करा उन्होंने, मतलब बीच में। और इसके साथ ही यह संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी फैल गया। फिर अंग्रेजों ने मेजर जनरल मॉर्टेडन को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा और बक्सी जगबंधु व उनके साथियों पर उन्हें पकड़वाने के लिए उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा कर दी कि भाई जो भी नहीं पकड़वाएगा। तो ये सामरिक कार्यवाही करी गई, इसमें सैकड़ों पाइक मारे गए। कई देखिए कंपनी के पास पावर तो थी, उनके पास नए हथियार भी थे, तो इसमें कार्रवाई हुई, सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। और मई 1817 तक अंग्रेजों ने खुर्दा के संग्राम को काबू में कर लिया था। फिर परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी जगबंधु थे, उन्होंने यद्यपि कुजंग के राजा जैसे सहयोगी थे कुछ उनकी मदद से, और पाइकों की बड़ी अटूट निष्ठा थी, उनके नेता थे ये बक्सी जगबंधु, तो उसके कारण ये संघर्ष को ये मई 1825 तक जारी रखा। मतलब 1817 में था, फिर 1825 तक काफ़ी लंबा इन्होंने कोशिश करी इस संघर्ष को ये जारी रखें। इसके बाद लेकिन अंग्रेज़ों के सामने इन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा और इन्हें जेल में डाल दिया गया। तो इसका निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन क्या निकला, जो भी खुर्दा संग्राम हुआ इसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या हुआ, खुर्दा के लोगों के प्रति दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। जो करप्ट सिस्टम था उस वो पुलिस व न्यायिक व्यवस्था उसमें सुधार करा, नमक की कीमतों में उन्होंने कमी करी, और जो करप्ट जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे जो ज़बरदस्ती लगान वसूलते थे उनको कार्य से निष्कासित करा, और बेदखल जो जमींदार थे उन्हें ज़मीन वापस लौटाई। और जो मुकुंददेव द्वितीय की देखिए कटक में जब उन्हें कारावास दिया तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो जो उनके जो राजा थे रामचंद्र देव तृतीय, उन्हें स्वतंत्र करा गया और पूरी उनको जाने दिया वापस, और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा। तो इस तरीके से देखिए ये जैसे 1857 का एक सिपाहियों के द्वारा स्टार्ट किया गया आंदोलन था, उसी तरीके से पाइक एक तरह की सैनिक जनजाति ही है, सैनिक समुदाय है, तो उसके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। तो सिर्फ जगबंधु विद्याधर जो नेता थे इनके नेतृत्व में औपनिवेशिक साम्राज्य के खिलाफ हम इसे स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में मान सकते हैं। किसी सिर्फ आप पाइका विद्रोह मत कहिए, ये केवल एक पाइका लोगों ने नहीं किया था, उनमें किसान भी शामिल थे, उसमें जमींदार भी शामिल थे, उसमें मतलब अन्य जन समुदाय भी शामिल था। तो सिर्फ पाइका विद्रोह नहीं है ये, बल्कि इसे हम स्वतंत्रता का पहला विद्रोह कहते हैं, मान सकते हैं। जैसे हम, क्योंकि ये अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने ये कहा है, खुर्दा संग्राम इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 1857 को स्वतंत्रता का पहला आंदोलन मानते हैं, लेकिन खुर्दा संग्राम इससे पहले हो चुका था, तो हम इसे भी बल्कि इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम औपनिवेशिक साम्राज्य के खिलाफ किया गया उसे मान सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरी जगह अन्यत्र वर्ल्ड के किसी दूसरे हिस्से में जब भारत में 1857 का विद्रोह हो रहा था, उससे थोड़ा सा पहले चीन में भी एक ताइपिंग विद्रोह हो रहा था। तो जो चीन का जो दक्षिणी चीन है उसमें एक बड़ा भयानक गृहयुद्ध चला था, और जो हांग जिकुआंग के नेतृत्व में ये 1851 में हुआ था। 1851 से लेकर 1860 के मध्य में चला था ये, और जो ये नेता थे हांग जिकुआंग, इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। ये गृहयुद्ध था, इसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। कारण इस ताइपिंग विद्रोह का ये था जो दक्षिणी चीन में फैला था कि देखिए ब्रिटेन के साथ जो अफीम व्यापार हो रहा था उसमें उस वजह से जो लोग थे वो असंतुष्ट थे। चीनी संस्कृति का पश्चिमीकरण, मतलब
पश्चिमीकरण से यहाँ मतलब है वो जो भी आधुनिकवाद जो भी था उसके वहाँ के जो लोकल लोग थे वो अगेंस्ट थे। दक्षिणी चीन में भारी बेरोजगारी थी। और फिर जो ये हांग जिकुआंग थे, इसने क्या हुआ, जो देखिए जो दुखी लोग हैं उसको उन्होंने एक आशा की किरण करी कि भाई आप मुझे नेता चुनिए, मैं आपको एक ऐसा स्वर्गिक साम्राज्य बनाकर दूंगा जहाँ आप लोग आराम से रह सकोगे। तो एक ऐसी उसने भ्रम फैला दिया इस तरह का। तो वो इस कारण ये एक पूरा गृह युद्ध वहाँ पर छिड़ गया और वहाँ का जो उस वक्त जो राजवंश था, किंग राजवंश, उसको उखाड़ फेंकने के लिए हांग जिकुआंग के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया। थैंक यू।